सच श्यामला मातरम वंदे मातरम। आपकी बारी। वंदे मातरम वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बंधा देश प्यारा, देश प्यारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, सांझी संस्कृति से बंधा देश सारा, देश सारा। एक हैं हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। वंदे मातरम। ओ वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय। आज पिछले 3 दिनों से अकेले आप मोर्चा संभाले हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। विकास की तबीयत ठीक नहीं है, लिहाजा इनके भाई अक्षय जो है एबी ब्रदर्स के मोर्चा संभाले हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो आज यहाँ पे मौजूद हैं। बारिश का कोई भरोसा नहीं कितनी तेज कब का आ जाए, लेकिन हाँ थोड़ी सी जो गर्मी पड़ रही थी उससे राहत है। लेकिन गांव में किसान और फसल और चौपालों में चर्चा जरूर होगी कि मौसम फिर बिगड़ा तो क्या होगा, और ये बराबर हो रहा है। इस सिस्टम पर, इस तमाम सारे मुद्दे पर बात जरूर होनी चाहिए। मैं लगातार कोशिश करता हूं भैया जी कहीं में इस मुद्दे ये बात जरूर आए, इकोलॉजी पे बात हो, पर्यावरण पे बात हो, कभी कभी मुद्दे आगे भी आते हैं। लेकिन आज जिस बात पर, जिस मुद्दे पे बात करेंगे, उसके जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे पहले तारुफ कराना चाहूंगा। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं आज, अनुजा कपूर बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के, बहुत बहुत शुक्रिया। अंबर जयदी सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल पत्रकार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र दुबे राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और फजील अहमद साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत का सिलसिला हम जरूर शुरू करेंगे, आपके साथ बातचीत जरूर करेंगे, बातचीत होगी। लेकिन कहां पे बात हो, सबसे पहले ये एक सवाल है कि चैनल्स पर जो खबरें हैं वो तो सब आप देख रहे हैं, कहां है खबरें सबको पता है। लेकिन एक बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है जिसको मैं आज कहना चाहता हूं, हमारे पास एक फोन आया सुबह। कमलेश जो हैं वो टोटो चलाते हैं, बैटरी वाला जो रिक्शा होता है जिसे टोटो कहते हैं, बलिया के हैं। बलिया के वो पत्नी के मौत के बाद अपने 2 साल के बच्चे को लेकर ये किसी ने फोटो देखी, वायरल कर दी। वायरल होने से भी कभी कभी कुछ फायदे भी हैं, कुछ मिलते भी हैं, बहुत सारे फायदे भी हैं। खबर यहां तक पहुंची, खबर मेरे पास ये है कि वो 2 साल के बच्चे को लेकर वो टोटो चलाने वाला ड्राइवर, जिसका नाम कमलेश वर्मा है, बलिया का, वो टोटो चला रहा है। अब अंदाजा लगाइए 40-42 टेम्परेचर, पत्नी की मौत हो गई। पत्नी जो थी ट्रेन से गिरकर मर गई। बताते मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं था, घर में और कोई नहीं, रिश्तेदारों ने शायद हाथ खींच लिया, जो भी रही हो स्थितियां, परिस्थितियां। लेकिन सच जो है वो सड़क पे दिख रहा है। और वो रोज बलिया जिले में रेवती पंचायत से लालगंज के बीच टोटो चलाता है, बैटरी रिक्शा चलाता है। और 2 साल के बच्चे को एक तरफ गोद में और दूसरे हाथ से। एक तो उसका उल्लंघन तो है ही है, जिसको समझ गए होंगे कि एक हाथ से अगर टोटो चला रहा है तो जान खतरे में डाल रहा है जो बाकी लोग बैठे हैं। लेकिन उससे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि ये कहीं खबर आई नहीं या विषय नहीं बनती। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात है। कोई नहीं बोलता, कोई बात भी नहीं करता, कोई इस पे चर्चा भी नहीं होता। मुझसे लोग कहते हैं कि आप विषय बदल देते हैं जाके। यकीनन मुझे मेरा बस चले तो मैं रोज अपना मुद्दा बदल दूं, जो तय करके चलूं वो यहां आके बदल दूं 100%। इस पर क्या बात नहीं होनी चाहिए। निश्चित तौर से
मैं बलिया के जो डीएम हैं उसमें जरूर कुछ ना कुछ उन्होंने कार्रवाई की होगी, नहीं की तो फौरी तौर से उन्हें करनी चाहिए। सामाजिक कल्याण मंत्रालय के जो लोग हैं वो सक्रिय हों, महिला विकास के जो लोग हैं और बाल विकास के वो सक्रिय हों, उनसे मिले और उसके पुनर्वास की बिल्कुल 100% व्यवस्था होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। ये मैं यहां से कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि बहुत जरूरी है दुबे जी, बिल्कुल जरूरी। कुछ कह रहे थे आप जी? नहीं, बिल्कुल बहुत संवेदनशील मामला है और बातें तो होती रहती हैं, लेकिन जो आपने रखा है ऐसे व्यक्ति और सरकार को भी और जो डीएम है उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति मैंने बोला जी। तो इस पर बात होना चाहिए। जो गरीब लोगों तक लोग कहते तो हैं कि अंतिम पायदान के व्यक्ति तक योजनाएं पहुंच रही, उनका लाभ पहुंच रहा है, लेकिन तुरंत कोई ना कोई बात आ जाती है, आपके शो में ही आ जाती। बहुत सारे लोग आते हैं और दुख दर्द बताते हैं और बताते हैं कि कहीं पानी नहीं पहुंचा, तो कहीं वो आज ऑटो वाला जो कैसे भी चला रहा अपने बच्चे को लेकर के, तो उसकी कोई ना कोई इतनी बड़ी मजबूरी है। जरूर उस पर बातचीत होनी चाहिए। वो टोटो चलाता है, ऑटो भी नहीं चलाता, टोटो चलाता, बलिया का रहने वाला, 2 साल का बच्चा, एक हाथ में बच्चा, दूसरे हाथ में वो स्टेयरिंग, उसमें सवारी बैठी हुई। वो किसी ने देखा, फोटो भेज दी मुझे और मैंने उसको तुरंत, हमने कहा कि उसको वास्तु में मैंने उससे बात भी करी जी। ये कोई विषय ये तो आप जी, मैं आया बातचीत के सिलसिले को। आज जब हम शुरू करेंगे तो राहुल गांधी का जो सेशन कोर्ट था उसने उनकी जो जमानत है उस पर उन्होंने एक्शन लिया। बिल्कुल मैं आपसे, बारिश हो रही है, मुझे नहीं मालूम कितनी देर शो चल पाएगा, लेकिन बारिश बहुत ज्यादा है। बातचीत का शुरू करता हूं जी। सबसे पहले मैं जय श्री राम और वंदे मातरम कहती हूँ। और आज भाई आप क्यों हंसते क्यों हैं? ये मुझे अच्छा नहीं लगा। जय श्री राम अगर उन्होंने कहा और वंदे मातरम कहा तो इसमें कोई हंसने की बात नहीं है। इनको आज याद आ रहा है वंदे मातरम और राम जय जी। आपने क्या कहा? अतीक को मार के भी जय श्री राम बोल। हाँ जी, बोले इसने जो कहा वो भी मैं बता देता हूं, आपने जो कहा फजील भाई वो भी बता देता हूं। इन्होंने कहा ये जरूर हंस रहा होगा, ये जरूर मुसलमान होगा। लोग अल्फाजों से जाति और रिलीजन तक पहचानने लगे और पता करने लगे, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब आपसे था। फजील भाई मैं जरूर जवाब ले लूंगा आपसे, मुझे कहने दीजिए ना, अपनी भी तो कमियां बताने दीजिए। लोग इंची टेप लेकर, बल्लियां लेकर, फुटा लेकर नाप रहे हैं कि कैसे वो बदमाश, वो डॉन, वो माफिया अतीक गिरा होगा, कैसे लोग मार के गए होंगे। और सारे लोग बड़े गौर से टेलीविजन पे यही देख रहे हैं, यही चर्चा चल रही है कि अतीक मरा, अतीक गिरा, और लोग घंटों देख रहे हैं। हाँ, पोल्यूशन फैलाया जा रहा है। बारिश हो गई, पोल्यूशन थोड़ा कम हो जाए। मैं ये कह रहा हूं, ये स्थितियां हैं। चर्चा इसी पे देश में गर्म है। गांधी नहीं मर गया है फिर से, गांधी तो पैदा ही नहीं हुआ जब से गया। जब गया उसके बाद आया ही नहीं गांधी। आ जाता तो अच्छा होता, अगर आ जाता तो भी क्या करता मुझे नहीं मालूम। अतीक मर गया, अब प्रशासन बल्लियों से नाप रहा, कैसे गिरा, क्या उसका काम है, नापेगा। टेलीविजन वाले कैमरा लिए मौजूद हैं, समाजवादी हंस रहे हैं मेरी तरफ और हम सब देख रहे हैं। लेकिन आप कहेंगे मेरे सामने तो मजबूरी, मैं करूं क्या? मेरी तो बात जो थी वो छूट गई, लेकिन टीवी वाले तो यही दिखा रहे हैं तो मैं यही देखूंगी। या चैनल बदल दें या गाना दूसरा देखने लगे। हाँ जी, मैं आया जी। सभी लोग यही दिखा रहे हैं और जानबूझ के दिखाया जाता है जिससे गंदगी समाज में फैले, इसीलिए दिखाया जाता है और मीडिया इसलिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। बोले कौन कौन सी किताबें बिक रही हैं? बाबूजी क्या नाम है आपका? किताबें बिके, लेकिन जब जिम्मेदार आदमी इस तरह का नहीं करेगा, वो गंदे आदमी होते जो बेचते हैं। बाबूजी नाम बताए मुझे। जिम्मेदार आदमी होकर ये काम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। आपने कहा मैं, आप कान पकड़ सकते हैं मेरा, और आप मुझे तुरंत दंडाधिकारी की तरह दंड दीजिए और मैं दंड के लिए तैयार हूं। लेकिन नाम बताइए अपना। लोकेश अवस्थी हमारा नाम है। लोकेश अवस्थी जी, क्या काम करते हैं मुझे ये भी बताइए। हम कानपुर से शिक्षक हैं। हाँ, शिक्षक हैं, बच्चों को अच्छी कहानियां बताते हैं और बताना चाहिए और बताते भी होंगे। लेकिन जब बुक स्टॉल पे जाते हैं तो पूछते हैं भैया घर में तो अर्जुन पैदा हो, लेकिन पूछते ये हैं कि क्या सत्य कथाएं, ये मनोहर कहानियां बिक रही हैं? चुपचाप किताबें लेके आते हैं। सवाल यह है कि हमको जब चुनना होता है व्यक्तिगत तौर से, ये मत सोचिएगा कि बंद कमरे में हम सब देख रहे हैं। आपके पास रिमोट है, ऑफ कोर्स है,
लेकिन मैं अपने खड़े होकर अवस्थी जी, कहां गए अवस्थी जी, हाथ उठाइए, क्लास में तो बच्चों से उठवाते हैं, खड़े होकर नैतिक रूप से कह रहा हूं कि बल्लियों से नापा, शासन का काम है, प्रशासन का काम है, वो करेगा। हम दिखा रहे हैं कैसे गिरा, क्या उठा, कौन 3 लोग थे, वो बनने आए थे। और मुझसे पूछता है लोग व्हाट्सएप पे कि प्रतीक जी बताइए, अतीक के अलावा कोई खबर नहीं है, यही चल रहा है जी। दुनिया को नहीं दिखाएंगे तो किसको दिखाएंगे? इनके आतंक को जनता को नहीं दिखाएंगे तो किसको दिखाएंगे? इन्होंने क्या क्या जुल्म किए हैं लोगों पर, वो नहीं दिखाएगा मीडिया तो कब दिखाएगा? मीडिया भी अब दिखाने लगा, पहले क्यों नहीं दिखाता था मीडिया? अब क्यों दिखा रहा है? अब योगी है तो दिखा रहा हूं। वाह रे मेरे शूरवीरों, वाह रे मेरे शूरवीरों। यहां कोई पानी की समस्या, कोई टोटो पे एक हाथ में बच्चा, दूसरे हाथ में स्टीयरिंग, टोटो पे कोई पर्यावरण पर कोई चर्चा नहीं होगी, बस सिर्फ चर्चा होगी ज्वलंत मुद्दे पे ही होगी। ज्वलंत मुद्दा क्या गुरुजी? आज का माफिया का सफाया मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा ही आज लोगों का। आतंक, आतंक से मुक्ति, और वो किससे हो गई? योगी से योगी। अतीक, अतीक से हो गई। 66 लोग और हैं अभी, 66 साल और जिंदा रहो। और आप क्या उम्र हो गई आपकी? हाँ 66, अभी और 66 गिराए जाएंगे। 66 की लिस्ट है यूपी के पास, 66 गिराए जाएंगे, तब तक इंतजार करिए। कमिंग टू द टॉपिक जी, बारिश खत्म हो गई, छाते बंद कर लीजिए अपने जी। कुछ नहीं, मैं जरा वो अपने कांग्रेस भाई से पूछ लो कि इमरान प्रताप गिरी कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कांग्रेस के एमपी हैं जो अतीक अहमद के साथ नजर आते हैं, और पूछिएगा इनसे कि कौन है इमरान। और आज बात कर रहे हैं खड़े होके, आज मैंने जब जय श्री राम बोला तो आज कांग्रेस इस चीज को जानती है कि इनको तकलीफ हुई, यही तकलीफ होती है। आज राहुल गांधी के टॉपिक पे आ जाती हूँ क्योंकि काम इनका यही है। हिंदुस्तानी है इमरान प्रतापगढ़ी, नहीं बताया कौन है? हिंदुस्तानी है कि पाकिस्तान? क्यों पूछ रहे ये सवाल कि इमरान प्रतापगढ़ी कौन है? इनको मुसलमान है इसलिए इनको तकलीफ है कि इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के अंदर सिर्फ इमरान प्रतापगढ़ी की तकलीफ हो रही है। आज आपको डर लग रहा है? भाई जी शायर है इमरान प्रतापगढ़ी में। अच्छा, जानते हैं आप? जी बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छे शेर लिखते हैं। राजस्थान के है पर यूपी के बारे में पता होता है। देखिए वो तो एक ही है, बहुत अच्छे शायर हैं। मैं आया, ऑफ कोर्स आया। अरे अवस्थी जी चले गए, टीचर साहब अवस्थी जी कहाँ गए? अवस्थी जी यहीं रहिएगा, बार बार ताली जहां जहां बजेगा नोट करते रहिएगा। आप टीचर हैं, टीचर को ऑब्जर्व करना चाहिए हर चीज, लिहाजा ये जरूर ध्यान रखिएगा ताली कहां कहां बजी, बच्चों को बताते रहिएगा जी। ये बताइए कि क्या जब इस तरह की महफिल होती है तो क्या अतीक साथ में नहीं बैठे थे? और उनके बारे में शायरो शायरी हो रही है। शेरो शायरी चला रहे थे ये। राजनाथ सिंह के साथ ताली बजा रहा था मंच पर। आज यूपी में सरकार है, समाजवादी ताली बजा रहे थे। कैसा सड़ा गला हिस्सा है, कहां से आए? खड़े हो, क्या उम्र? 60 साल। आजकल तो लोग डिग्री भी पूछते हैं, मैं डिग्री नहीं पूछ रहा हूं। कौन मुद्दा है? मुद्दा हमारा हाँ? बाबा जी का हाथ पैर धोना है। बाबा जी के हाथ पैर? कौन बाबा जी? जोगी बाबा का। क्यों, क्या हुआ? काम बहुत अच्छा करे, कचरा साफ करे, जितने गंदी नाले के कीड़े हैं सब उठा के फेंक दे रहे। इसलिए बाबा के हाथ पैर धो के हम पिएंगे। गजब, चलने दो, आ रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, अब बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? मैं ये कह रहा था कि इनको इमरान प्रतापगढ़ी एक कवि, एक शायर, हमेशा सरकार से सवाल पूछता है, और सरकार में ये है तो सवाल से ये भागते क्यों? ये सवाल से क्यों भागते हैं? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, पैसा लेके नीरव मोदी भाग गए, भ्रष्टाचार, 15 लाख रुपया, 2 करोड़ नौकरी। जब सवाल कोई अगर कवि पूछ दे, कोई नेता पूछ दे, तो ये सवालों से भागते क्यों है? जवाब क्यों नहीं देते? जी, इसका जवाब आप देंगे। इसका
जवाब मैं ये देना चाहती हूँ कि इमरान प्रतापगढ़ी के जो क्रेडेंशियल्स हैं वो ये हैं कि वो CNRC से लोगों को भड़का भड़का के अपने कसीदों से राज्यसभा पहुंच गए, यही उनकी पहचान है। और इतने ही नहीं, लेकिन उनकी पार्टी ने उनको उनकी पार्टी ने दिया है। इसके अलावा उन्होंने क्या किया है बताइए? कौन से राष्ट्र कवि है? कौन से उन्होंने राष्ट्र की महिमा मंडन में कसीदे गाए हैं? उन्होंने महिमा मंडन में गाए हैं कसीदे अतीक अहमद की कि उनकी जैसा कोई पैदा नहीं हो सकता। तो ऐसे आदमी को आप राज्यसभा भेजेंगे जो माफियाओं का महिमा मंडन करता है? वो कभी बेरोजगारी की बात नहीं करते, आम लोगों की बात नहीं करते, वो महिमा मंडन करते माफियाओं का। वहीं पे रहेंगे, वहीं पे बात कर रहे हैं। ये लोग इतने चतुर होते हैं कि जनता से कहते हैं लाइन लगाओ, अपना लाइन तोड़ते रहते बार बार। जनता से कहते हैं अरे तुम कमरे के अंदर कैसे आ गए, और बुलाते हैं चपरासी को उसी तरह तुरंत चतुर्थ श्रेणियां यहाँ ये अंदर कैसे आ गया? बोले साहब ये तो सुन ही नहीं रहे थे। बोले आपके दोस्त हैं अंदर आ गए थे। बोले लाइन लगवाओ इनसे, अपना बार बार लाइन तोड़ेंगे। लाइन में रहिए जी, आऊंगा जी। प्रतीक जी, आपने बात करी थी राहुल गांधी जी के ऊपर, ये इमरान प्रतापगढ़ी अरे 2 दिन का वक्त है, अगर वो भी नहीं मिला तो हाई कोर्ट से भी, हाई कोर्ट में जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। राहुल गांधी जी की इतनी टेंशन बीजेपी को क्यों है? अब मैडम ये माशाल्लाह सुभान अल्लाह आप बहुत ज्यादा करती हैं। आपको बीजेपी माशाल्लाह कहने से, सुभान अल्लाह कहने से बीजेपी आपको प्रवक्ता नहीं बना देगी। आप सच्चाई की बात करिए, आप इंसाफ की बात करिए, आप इंसाफ की बात करिए। राहुल गांधी जी से घबराहट है, राहुल गांधी से इंशाल्लाह ना करिए, इंशाल्लाह अल्लाह मत करिए। पे जुल्म करने वाले के खिलाफ नहीं बोलते। अगर एक मुसलमान माफिया पे सवाल उठाया जाता है तो ये सबसे पहले मुसलमान बन जाते हैं। इनको सबसे ज्यादा आज भी जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे। गुरुजी, मुझे आप इन सारी सभा में बहुत सारे लोग खड़े हैं, आप मुझे बुद्धिमान और पढ़े लिखे व्यक्ति लग रहे हैं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्योंकि सीखने का मौका हर जगह किसी समय भी नहीं चूकना चाहिए, और जो उतावला हो बताने के लिए उससे कभी नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान की पहली निशानी संयत भाव से, धैर्य से खड़ा होगा। जब कोई पूछने आएगा तो जवाब दिया जाएगा। ये बुद्धिमान लोगों की पहचान है। बाबूजी प्रणाम करता हूं। कहां से आना हुआ? बिहार, सीतामढ़ी, जानकी जी की जन्मभूमि से। जानकी जी की वो माँ सीता मैया, ताकत राम की, राम की ताकत है वो, राम कुछ नहीं है, माँ ताकत है। मैं आज कोई प्रसंग पढ़ रहा था, मुझे याद है, रुकिए डिस्टर्ब करते हैं आप जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बदमाश, गुंडा, लुच्चा, माफिया, डान, इसकी भी कोई जाति होती, कोई रिलीजन होता है क्या? नहीं, किसी माफिया, आतंकवादी हो, अपराधी हो, उसकी कोई जाति नहीं होती है। उसमें धर्म ढूंढना देश के को बर्बाद करना है। उसमें धर्म ढूंढना देश को बर्बाद करना। मैं आ रहा हूँ, ऑफकोर्स आ रहा हूँ। मैं नाम जानना चाहता हूँ आपका। मैं वीरेंद्र प्रसाद सिंह। वीरेंद्र प्रसाद सिंह, बिहार से सीतामढ़ी से। मैंने एक सीधा सवाल पूछा कि क्या किसी की जात पूछी जानी चाहिए? अगर वो कुख्यात माफिया है, बदमाश है, लुच्चा है, तो क्या उसमें हम जात देखेंगे? नहीं देखना चाहिए। एक और बात डाल दूं, इन्हीं के कांग्रेस के कैंडिडेट है राजकुमार, अभी मैंने उनकी वीडियो देखी, सुनिए क्या कहते हैं अतीक अहमद के ऊपर। इंडिया का तिरंगा फ्लैग उसकी कबर के ऊपर लगा रहे हैं, उस पर लिख रहे हैं कि इनको शहीद कहिए, इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। क्या आप कांग्रेस ने निकाल दिया उन्हें? नहीं, आप इस बात से बात समझिए। इसके अलावा आज राहुल गांधी पर जो टॉपिक था उसको मैं एक बारी बता दूं। राहुल गांधी होल्ड ऑन, मैं आ रहा हूँ। इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर जो बदनाम करने का प्रयास हो रहा है कांग्रेस को, वो बिल्कुल गलत प्रयास है। एक चीज आप सुन लीजिए, सुन लीजिए, अतीक अहमद का समर्थन लेकर यूपीए सरकार को गिराने का प्रयास हुआ था कि नहीं हुआ था? भारतीय जनता पार्टी 2008 में 1, 2, 3 एग्रीमेंट लेकर। वो बादल नहीं देख रहा हूं मैं देख रहा हूं कि कहीं अतीक दिख जाए, ऊपर से कहीं दिख जाए। या मेरे मौला, या मेरे अल्लाह, दुआ कर। वो चला गया, इतना बुरा शख्स यहां से चला गया, लेकिन हावी कितना है मीडिया पे, देखो जरा। अच्छा हुआ चला गया, आतंक तो मिटा, अच्छा हुआ गया। लेकिन कहाँ, खौफ तो सब पे खाया हुआ है अभी तक। तो बातें बनाते हैं। जिनकी आंखें बंद हैं, जिनकी आंखें बंद हैं, उनके लिए क्या करें? कहाँ से आई हो बेटा?
दिल्ली से ही हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मनीषा। मनीषा, ये सब कुछ ना देखना यहाँ से, ना कुछ सीखना, लेकिन तुम पूछ सकती हो तो फिर कर क्यों रहे हैं आप यहाँ पे रोज? आप पूछ सकती ना मुझसे, फिर इतने सालों से आप यहाँ क्यों जुटते हैं, क्यों जुटाते हैं लोग? वो मेरी आदत पड़ गई है, और जो बुराई है ना वो देर से जाती है। लेकिन मैं एक वादा करता हूं, जब तक तुम मेरी उम्र की पहुंचोगी, ये मुल्क कोई दूसरा मुल्क होगा, और सशक्त, मजबूत और दृढ़ देश नजर आएगा। ये मैं तुमसे वादा करता हूं। हाँ? मीडिया की तो सीखो, आंख खोल के, कान खोल के। जी मैम, कहाँ से आना हुआ आपका? आगे आइए। मैं तो इंदिरापुरम से ही हूँ। इंदिरापुरम से। बड़ा सामान खरीद लिया आपने? भाई भाभी आए हैं। भाई भाभी आए हैं। तो भाई भाभी कहाँ से आए हैं? ये भाई एमपी से। कहाँ से? एमपी से? अलीराजपुर से आए हैं। अलीराजपुर से। आना होगा, मेरा मुलाकात होगी आपसे, जरूर आऊंगा। शैलेंद्र जी, जी मैं आया हूँ अलीराज, मैं आया हूँ, अभी फिर आने वाला हूँ। जी शैलेंद्र जी। देखिए प्रतीक जी, ऐसा मैं आप पे छोड़ता हूँ, बोलिए। जी ऐसा है, पहले निचली अदालत, उसके बाद सेशन कोर्ट, उन्होंने अगर फैसले को बरकरार रखा है तो इसके राहुल गांधी के खिलाफ, जी इसके बहुत बड़े मायने हैं। कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि इस तरह का भाषण देना एक सांसद के द्वारा, यदि हम कम सजा देते हैं तो समाज के अंदर गलत संदेश जाएगा। 2018 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको चेतावनी दी गई थी, चेताया गया था कि आप अपनी जवान पे, बदजुबानी पर लगाम लगाइए। उसके बावजूद भी लगाम नहीं लगा रहे। और अरे भैया, क्या नाम है, पहले का बयान है, बाद का बयान है, इनको जरा भी इतनी समझ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के चेतावनी से पहले का बयान है। राहुल गांधी रूल ऑफ लॉ में विश्वास करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जहाँ पे कि अराजकता फैलाया जाएगा और अपराधियों को सुरक्षा घेरे में मार दिया जाएगा। 2013 में सुप्रीम कोर्ट की खुद के ये ऑर्डर से उन्होंने कहा था 1 मिनट के अंदर निलंबित हो जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है कि सिर्फ एमपी नहीं, एमएलए भी। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, और उन्होंने ये कहा था। तो आप कोर्ट को बार बार कटघरे में खड़े कर रहे हैं, तो सीबीआई ईडी के साथ कोर्ट के बारे में भी बात कीजिए। आप कैसे कैसे लोग हैं। श्री राम के नाम से ऐतराज नहीं है, श्री राम के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री राम के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नमस्ते, आगे आइए, आगे आइए। कहाँ से आना हुआ? अरे मैं इतना कोई खौफदार आदमी थोड़ी, कोई माफिया थोड़ी ना। आप मुझसे ऐसे भागती हैं। जी किनसे? इनसे? क्यों? इनसे क्यों, आपसे क्यों नहीं? सर हम लोगों का मुद्दा है, प्रयागराज से मैं हूँ। प्रयागराज से, बोलो क्या मुद्दा है? आज सर मैं 63 दिन हो गया, हम लोग मेरा स्टाफ जो है अनशन पे बैठा हुआ है। कौन सा विभाग है? ये परिवहन विभाग है। मैं हम लोगों को सिटी बस का चालक उत्तर प्रदेश में। जी चालक परिचालक प्रयागराज। हाँ सर फिटनेस के अभाव में वो आज 63 दिन खड़ी हो गए, और हम लोगों को गाड़ियां नहीं मिल रही हैं। और उसी प्रयागराज से हूँ जहाँ किसी भी मीडिया चैनल पे हमारी खबर नहीं दिखाई जा रही। प्रयागराज से हो? जी सर। और दिखाया क्या जा रहा है प्रयागराज से? दिखा रहे हैं केवल, जबकि यहाँ 500 कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 500 कर्मचारी भूख हड़ताल, आत्महत्या के लिए भी, आत्महत्या के लिए राष्ट्रपति को। एक काम करो, पेट की जगह ना सिल, जानते हो सिलबट्टा, सिल बांध लो। भूख ही नहीं लगेगी तो भूख नहीं लगोगी तो ठीक हो जाएगा काम। बहुत ऐसे ही बोलता हूं, लेकिन करूं क्या, मजबूर हूं। वक्त छोड़ से ब्रेक के बाद फिर वंदे। की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार चल रही है, लेकिन खबर है कि शाइस्ता परवीन को गुड्डू मुस्लिम ही बचा रहा है। क्योंकि अगर शाइस्ता परवीन ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया तो गुड्डू मुस्लिम का बचना नामुमकिन हो जाएगा। इसी वजह से ये आशंका जताई जा रही है कि गुड्डू मुस्लिम शाइस्ता परवीन को सरेंडर करने नहीं दे रहा। शाइस्ता को पुलिस से बचाने के लिए वो साए की तरह उसके साथ चल रहा है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि शाइस्ता गुड्डू मुस्लिम के दबाव की वजह से ही सरेंडर नहीं कर पा रही है। इससे पहले ये भी खबर आई थी कि अतीक और अशरफ की हत्या के पीछे गुड्डू मुस्लिम भी हो सकता है। और उधर अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले शूटरों को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ। बताया गया कि हमलावरों का जितेंद्र गोगी गैंग से कनेक्शन था, जिनसे उन्हें हथियार मिले। जो हथियार बनाने में माहिर थे और पंजाब से हथियारों की तस्करी करते थे, और इसी गैंग से कानपुर का रहने वाला बदमाश बाबर भी जुड़ा हुआ था, जिसे लेकर दावा किया गया है कि बाबर ने ही अतीक पर हमला करने वाले शूटरों को हथियार मुहैया करवाए। एक और दावा किया गया कि जितेंद्र गोगी गैंग इन तीनों शूटर से दिल्ली एनसीआर में बड़ी वारदात को अंजाम दिलवाना चाहता था, लेकिन गैंग के सरगना जितेंद्र गोगी की 2021 में दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हत्या हो गई। लेकिन तीनों शूटरों की चाहत अपराध की दुनिया में बड़ा नाम कमाने की थी। दावा किया गया कि तीनों शूटर लॉरेंस बिश्नोई की तरह गैंगस्टर बनना चाहते थे।
और इसी वजह से वो दिल्ली के गोगी गैंग के संपर्क में आए और बाद में चलकर अतीक और अशरफ की हत्या का प्लान तैयार किया, जिसे अंजाम देने के लिए वो 13 अप्रैल को लखनऊ से बस के जरिए प्रयागराज पहुंचे। उनका प्लान तो अतीक और अशरफ को 14 अप्रैल को ही कोर्ट में पेशी के दौरान ढेर कर देने का था, लेकिन पुलिस की कड़ी सुरक्षा और भीड़ की वजह से वो कामयाब नहीं हो पाए। जिसके बाद उन्होंने कॉल्विन अस्पताल से 1.5 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन के सामने होटल में कमरा लिया और वहीं रुके। और होटल के कमरे में रहते हुए कॉल्विन अस्पताल की रेकी की। बताया जा रहा है कि पुलिस की जांच में आरोपियों को मोबाइल से कॉल्विन अस्पताल के वीडियो मिल सकते हैं, जो उनके फुल प्रूफ प्लान का पर्दाफाश करने के लिए अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। हमलावरों ने एक दूसरे से संपर्क करने के लिए 2 मोबाइल फोन भी खरीदे थे, लेकिन सिम कार्ड के लिए फर्जी पहचान पत्र नहीं जुटा पाए। तीनों शूटर अतीक की हत्या करने के लिए मीडिया कर्मी बनकर आए थे। जितेंद्र गोगी गैंग से कनेक्शन की वजह से ही उन्हें एनसीआर चैनल की आईडी और कैमरा मिला और 15 अप्रैल को तीनों शूटर ने अतीक और अशरफ की तब हत्या कर दी जब उन्हें मेडिकल जांच के लिए प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल ले जाया जा रहा था। सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, कौशाम्बी में भी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश की जा रही है। कौशाम्बी में गंगा के तराई इलाकों में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, क्योंकि पुलिस को सूचना मिली थी कि शाइस्ता परवीन गंगा के तराई इलाकों में छिपी हुई है, जिसके बाद इस इलाके में भारी पुलिस फोर्स के साथ सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कई घरों की तलाशी ली गई तो ड्रोन कैमरों की मदद से भी चप्पे चप्पे की चेकिंग की गई। फलाना और उसके आसपास के गांव, कछार और खेतों में, बागों, बगीचों में आज एक सर्च ऑपरेशन हम लोगों ने चलाया था, जो उच्चाधिकारियों के निर्देश पे था। गंगा के तराई इलाकों में पुलिस और पीएसी के जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन यहाँ से भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। शाइस्ता परवीन 40 दिनों से फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है और खबर ये भी है कि वो नदी के रास्ते पश्चिम बंगाल जा सकती है। और यही वजह है कि पुलिस ने अब गंगा नदी के तराई इलाकों में अतीक की पत्नी की तलाश तेज कर दी है, क्योंकि आशंका है कि शाइस्ता नदी के रास्ते बंगाल जा सकती है, जहां से उसके लिए बांग्लादेश और पाकिस्तान जाना आसान हो जाएगा। लिहाजा पुलिस इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। हर उस जगह पर पैनी नजर रखी जा रही है जहां शाइस्ता के छिपे होने की खबर है, क्योंकि पुलिस फोर्स की पूरी कोशिश शाइस्ता को गिरफ्तार करने की है। और उधर राजूपाल की पत्नी पूजा पाल ने अतीक की पत्नी शाइस्ता को लेकर भी बयान दिया और कहा कि अब वो हत्या का दर्द समझ रही होंगी जो उनके साथ 18 साल पहले हुआ। राजूपाल की पत्नी पूजा पाल ने इस हत्याकांड में अतीक गैंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन 24 फरवरी को इस हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की सरेआम हत्या कर दी गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया और हत्या का आरोप अतीक के बेटे असद समेत 7 शूटरों पर लगा। इसी हत्याकांड की पूछताछ के लिए अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती से प्रयागराज लाया गया था, लेकिन 15 अप्रैल को 3 शूटर्स ने अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतार दिया। उनकी पत्नी अच्छी तरह से समझ सकती होंगी, क्योंकि जो मेरे साथ 18 साल पहले हो गया है आज उनके साथ हुआ है। साथ ही उन्होंने शाइस्ता को नसीहत भी दे दी कि उन्हें कानून का साथ देना चाहिए, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड की आरोपी और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है। पुलिस ने उस पर 50,000 का इनाम रखा है और उसकी तलाश के लिए यूपी एसटीएफ जगह जगह छापेमारी कर रही है। वो अपने पति अतीक और बेटे असद के जनाजे में भी नहीं पहुंची। उसके साथ अतीक की बहन आयशा नूरी भी गायब है। अब आशंका जताई जा रही है कि शूटर गुड्डू मुस्लिम शाइस्ता को सरेंडर नहीं करने दे रहा है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में गुड्डू मुस्लिम भी शामिल था। जैसा आप करोगे आपको रिटर्न में वही मिलता है। उमेश पाल राजूपाल हत्याकांड में अहम गवाह था, जबकि राजूपाल की 2005 में तब हत्या कर दी गई थी जब उनकी शादी के सिर्फ 9 दिन हुए थे। और एक तरफ पुलिस अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश कर रही है, तो दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। गाजीपुर पुलिस ने अफशा अंसारी पर इनाम की राशि बढ़ा दी है। पहले उस पर 25,000 का इनाम था, लेकिन अब उस पर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। अफशा अंसारी पर होटल लैंड डील के अलावा नंदगंज में सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप है और पुलिस रिकॉर्ड में उसका नाम IS 191 गैंग की सदस्य के रूप में दर्ज किया गया है। अफशा अंसारी काफी समय से फरार चल रही हैं। उस पर गाजीपुर के साथ मऊ और लखनऊ में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अतीक गैंग के बाद अब मुख्तार अंसारी की फैमिली की टेंशन बढ़ गई है। हेट स्पीच मामले में मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ा झटका लगा है। इस मामले में अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है, यानी साफ है कि आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब्बास अंसारी ने 3 मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान
सरकार आने पर अधिकारियों को हिसाब किताब करने की धमकी दी थी, जिस पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया था और अब्बास अंसारी के खिलाफ मऊ कोतवाली में FIR दर्ज करवाई गई थी और पुलिस ने भी अपनी जांच में अब्बास अंसारी को हेट स्पीच का दोषी पाया था। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या पर जारी सियासत पर बीजेपी नेताओं ने विरोधियों पर हमला बोला और कहा कि देश को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। विरोधियों पर निशाना साधते हुए बीजेपी नेता संगीत सोम ने कहा कि विदेशी मीडिया और राजनेताओं में गठजोड़ हो गया है। देश की छवि खराब करी जा रही है। आज भी जानते हैं तुष्टीकरण की राजनीति करना, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना, अखिलेश यादव हो चाहे ओवैसी हो चाहे कांग्रेस हो, ये धर्म विशेष की राजनीति करके आज ये चलने वाला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अनिल विज ने भी विरोधियों पर निशाना साधा। और जब किसी माफिया को कोई सुई या कांटा लगता है तो दर्द राजनेताओं को, तो इसलिए ये शोर मचा। वहीं दूसरी तरफ पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ की हत्या पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और उधर खबर है कि अतीक और अशरफ की हत्या के बाद अशरफ की पत्नी ने खुदकुशी की कोशिश की थी, उसने जहर खा लिया था, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में प्रयागराज के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन पुलिस के डर की वजह से बाद में उसे गांव में ले जाया गया, जहां 2 दिनों तक उसका इलाज किया गया था। 15 अप्रैल को रात करीब 10:30 बजे अतीक और अशरफ को गोलियों से छलनी कर दिया गया था और दावा किया जा रहा है कि जैसे ही हत्या की खबर अशरफ की पत्नी जैनब रूबी को लगी, उसने खुदकुशी करने के लिए जहर खा लिया था। इधर खुफिया एजेंसी के सूत्रों के हवाले से खबर है कि अतीक और अशरफ हत्याकांड के जरिए आतंकी बड़ी साजिश रचने की फिराक में है। खबर है कि आतंकी संगठन ISIS ने भारत में नफरत फैलाने का प्लान तैयार किया है, जिसके तहत वो अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या के जरिए मुस्लिम समुदाय के लड़कों को बरगलाना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक आईसिस की साइबर सेल पाकिस्तान, UAE, तुर्की और सऊदी अरब से भारत में नफरत फैलाने के लिए संदेश भेजने में जुटी है। खबर है कि इस हत्याकांड के बाद कई सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए ये साजिश रची जा रही है, ताकि युवाओं में अतीक और अशरफ के लिए हमदर्दी जगाकर उन्हें भड़काया जा सके। हालांकि इस खबर के सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने भी कमर कस ली है। उनकी पैनी नजर इस तरह के संदेशों पर है, ताकि उन्हें फैलने से पहले ही रोका जा सके। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अतीक और अशरफ के जुल्म का शिकार एक और शख्स सामने आया, जिसका आरोप है कि इन दोनों के कहने पर 2005 में उसके चाचा की हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि अतीक और अशरफ के गुर्गों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। और ये पूरा मामला 2005 में रेलवे से जुड़ा एक टेंडर लेने पर शुरू हुआ था। सामने आए शख्स के मुताबिक उनके चाचा ने जैसे ही रेलवे का ये टेंडर लिया, अतीक और अशरफ भड़क गए। उन्होंने उसके चाचा को सबक सिखाने का आदेश दे दिया था। अशरफ जो है वो बोले थे कि हाथ पैर तोड़ के उसको लाके रेलवे गेट पे फेंक दो। आरोप है कि उसके चाचा की हत्या के मामले में कोर्ट में गवाही देने पर उसे भी कई बार धमकाया गया। पीड़ित के मुताबिक अतीक और अशरफ नहीं चाहते थे कि किसी को भी रेलवे का कोई भी टेंडर मिले। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है लखनऊ से, जहां व्यापारी के साथ लूट की वारदात हुई है। बदमाशों ने हथियारों के दम पर व्यापारी से 13 लाख रुपए लूट लिए। मौके पर पुलिस मौजूद है और बदमाशों की तलाशी के लिए CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इधर यमन में एक चैरिटी इवेंट में भगदड़ मचने की वजह से 85 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस भगदड़ में भारी संख्या में लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया गया कि यमन की राजधानी साना में ये भगदड़ उस वक्त हुई जब कुछ कारोबारी गरीब लोगों के बीच चैरिटी कर रहे थे। आर्थिक सहायता की सूचना पर नरोड़ा गांव हिंसा केस में कोर्ट ने गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोडनानी समेत सभी आरोपियों को किया बरी। 28 फरवरी 2002 को हुई थी हिंसा। प्रयागराज में SIT ने अतीक और अशरफ के मर्डर वाली जगह पर सीन किया रिक्रिएट। फॉरेंसिक टीम भी रही मौजूद। न्यायिक आयोग की टीम ने भी जुटाई जानकारी। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में असम और अरुणाचल के बीच सीमा विवाद पर हुआ समझौता। समझौते के बाद बोले अमित शाह, आपसी सहमति से सीमा खत्म हुआ सीमा का विवाद। रही है जिससे हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। मंदिर परिसर भी बर्फ से ढक गया और बर्फ से गुलजार गंगोत्री धाम की खूबसूरती कई गुना बढ़ गई। मंदिर परिसर, रास्ते, पेड़ और घर सफेद चादर ओढ़े नजर आए। बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल उठे। पहाड़ों का मौसम बेहद खुशनुमा हो गया। हालांकि भारी बर्फबारी की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई रास्ते बाधित हो गए। सैलानियों समेत इलाके के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जगह सैलानियों के फंसे होने की खबर भी सामने आई। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में भारी बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की मोटी परत जमी है।
और देखिए, बद्रीनाथ से जो तस्वीरें सामने आई उनमें पहाड़ बर्फ से ढके नजर आए। हालांकि बर्फबारी से बद्रीनाथ धाम की सुंदरता पर 4 चांद लग गए। पूरे बद्रीनाथ धाम में बर्फ ही बर्फ जमी दिखाई दी, लेकिन इससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बद्रीनाथ मंदिर और उसके आसपास मौजूद सभी मकान, दुकान और होटल बर्फ की सफेद चादर से ढके नजर आए। वहाँ के सभी रास्ते भी बर्फ में गुम हो गए। और इस बीच दक्षिण अफ्रीका से आए चीतों की छोटे बाड़ों में क्वारंटीन अवधि पूरी हो गई है, जिसके बाद सभी 12 चीतों को बड़े बाड़ों में छोड़ दिया गया और इन्हें वन्यजीव विशेषज्ञों की निगरानी में रिलीज किया गया। ये 12 चीते 2 महीने से 8 छोटे बाड़ों में रह रहे थे। 17 अप्रैल को 3 चीते और 18 अप्रैल को 9 चीते बड़े बाड़े में छोड़े गए। अब बड़े बाड़े में 4 शावकों समेत 19 चीते हैं, जबकि 4 खुले जंगल में हैं। कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल में छोड़े गए 4 चीतों में से ओबान माधव नेशनल पार्क में हैं, जबकि माता चीता आशा के भी कूनो से बाहर जाने की चर्चा है। और वहीं असम के डिब्रूगढ़ में कई हिस्सों में अचानक मौसम बदल गया। तेज आंधी के बाद कई जगह झमाझम बारिश हुई, जिसकी अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी सामने आईं। पहले हल्की हल्की हवा चली और फिर तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश हुई। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों के लिए आना जाना भी मुश्किल हो गया। वहीं आंधी की वजह से बिजली सप्लाई पर भी असर देखने को मिला। लोगों को दिन में गाड़ियों की लाइट जलाकर चलना पड़ा। हालांकि बारिश होने के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। और इस बीच झारखंड के धनबाद में भोक्ता पर्व मेले में चाउमीन और चाट खाने से 20 से ज्यादा बच्चे और कई लोग बीमार हो गए, जिसके बाद आनन फानन में सभी को अस्पताल लाया गया। इतनी संख्या में मरीजों के आने से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। पूरे अस्पताल परिसर और इमरजेंसी वार्ड मरीजों से भरा दिखाई दिया। कुछ मरीजों की हालत गंभीर बताई गई, लेकिन मुश्किलें तब बढ़ गयी जब अस्पताल में बच्चों को इलाज के लिए बेड भी नसीब नहीं हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा थी। वहीं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में अवैध हथियार की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया और भारी संख्या में अवैध हथियार बरामद किए। पुलिस ने छापेमारी में 15 अवैध हथियार, 5 अधबने हथियार, कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण जब्त किए। इन तमंचों का प्रयोग चुनाव के दृष्टिकोण से किया जा सकता था, जो अभी इसमें नगर पंचायत चुनाव चल रहा है। बताया गया कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में अवैध हथियार खपाने की तैयारी थी। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इधर अमेरिका के कैलिफोर्निया में मिनटमैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। मिसाइल पर बिना वॉरहेड लगाए टेस्ट किया गया, जिसमें री एंट्री व्हीकल का भी परीक्षण किया गया, जो अमेरिका की सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक है। मिनटमैन 3 मिसाइल की रेंज 10,000 किलोमीटर है और स्पीड 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड एयरमैन और नेवी एयर क्रू की संयुक्त टीम ने वंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस पर किया। मिनटमैन 3 के बारे में अमेरिका दावा करता है कि ये दुनिया की सबसे तेज इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। इधर चीन की सेना के 74वें स्थापना दिवस पर उसकी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें ताइवान से चल रहे तनाव के बीच चीन ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। और इस 3D एनिमेशन वीडियो में चीन के युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर नजर आए। इसके अलावा लड़ाकू विमान भी आसमान में उड़ान भरते दिखे और दूसरे हथियारों का भी प्रदर्शन किया गया, जिसके जरिए चीन की सेना ने अपनी ताकत दिखाई। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की संपत्ति जब्त करने की तैयारी शुरू हो गई है। जांच के दौरान उत्तर प्रदेश एसटीएफ को जानकारी मिली है कि शाइस्ता अरबों रुपए का कारोबार चला रही थी, जो प्रयागराज से दिल्ली एनसीआर तक फैला है। बताया गया कि अतीक अहमद के जेल जाने के बाद शाइस्ता परवीन ही उसके कारोबार की कमान संभाल रही थी। इस बीच यूपी एसटीएफ को शाइस्ता के रियल एस्टेट के कारोबार का भी पता चला। दावा किया गया कि गुरुग्राम में उसके भाई फारूक और जैकी के नाम पर 4 कंपनियां हैं, जो शाइस्ता परवीन की देखरेख में ही चलाई जा रही थी। वहीं सूत्रों के मुताबिक यूपी एसटीएफ सतगुरु हमसे रीझ कर गाया एक पसंद,
सतगुरु हमसे रीझ कर कहा एक पसंद, बरसा बादल प्रेम का, बरसा बादल प्रेम का, भीज गए सब अंग कबीरा, भीज गए सब अंग। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को, और को शीतल करे आप हूँ शीतल हो कबीरा, आप हूँ शीतल हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोग सच में बहुत सुरीले हैं। जब आप गाते हैं सब लोग मिलकर एक साथ, यकीनन सुर बिल्कुल एकदम परफेक्ट बैठते हैं। मैं जब आज आ रहा था यहाँ पे तो मुझे मैं खड़े हैं यहीं पे, वो खड़े मुझे देख रहे हैं कि देखिए ये बोलता है या नहीं बोलता है। छुपा तो नहीं ले जाएगा मेरी बात, यकीन मानिए मेरे मन में कुछ नहीं रहता। मैं जो भी सोचता हूँ या जो कुछ आपकी बात होती है मैं सामने रख देता हूँ। बोले साहब, अगर मीडिया इतना परेशान है अतीक वाले मुद्दे पे और सब कुछ दिखाना चाहता और दिखा रहा है, अच्छी बात है, तो यकीनन उस सूरजकली को भी तब याद करना चाहिए था जो 40 साल पहले घूमती रही। अगर मीडिया इतना दबाव उन तमाम लोगों के लिए बना दे तो ये अतीक तो कुछ नहीं, ये चींटी के फेर हैं। यहीं खड़े हैं वो, यहीं खड़े हैं इसी जगह। बोलिए, वो ये नहीं कह रहा, वो उन्होंने कहा मैं ये नहीं कह रहा कि मीडिया बनाती है, पर मैं ये कह रहा हूं कि मीडिया इंसाफ के रास्ते का एक बहुत बड़ा पड़ाव हो सकती है। बोले इतने लोग परेशान रहते हैं, वो खड़े हैं सामने, अपनी उनकी जमीन पे किसी ने कब्जा कर लिया, यही किशनगंज थाने का मामला है। बोले मेरे लिए तो कोई नहीं आवाज उठा रहा। अगर उठा देंगे आप मेरी आवाज, और ऐसे तमाम जगह मीडिया वो तमाम सारे फुटा, माप, बांस, बल्ली, कैसे मारा, कैसे गिरा, फिर उठा, फिर भागा, जो दिखा रहा है और जो चल रहा है लगातार शाश्वत सत्य की तरह, कम से कम उन लोगों की आवाज, उन लोगों की जो जमीन पे कब्जे, उन लोगों के तमाम सारे मुद्दे जो झोला भर भर के हैं, उनको एड्रेस करना शुरू करिए। दबाव बनेगा, और जब दबाव बनेगा तो फिर जय जयकार आपकी होगी। आपके मतलब आपकी। हाँ, ये बात जरूर तय है कि मीडिया को दिमाग जरूर रखना पड़ता है। जो आपने कहा पीछे मेरे कान में आवाज आई, जी मैं सारी बात सुन रहा हूं, लेकिन आज जो मुद्दा है, बादल गरज रहा है बहुत तेजी से। एक दो लोगों की बातें सुनूंगा फटाफट। तहबाजारी का मामला है, सरकार ने कहा है कि सर्वे कराएंगे, वो सर्वे करा रहे, दिल्ली का मसला है तहबाजारी, और वो जो खासतौर से दुकान अलॉट करने का मामला है। मैं खुद गया आज, मैंने खुद आज एमसीडी में चक्कर काटा, पता किया, इसलिए मुझे मालूम है ये केस कि सर्वे हो रहा, अभी रुका है, फिर से खुलेगा। थर्ड पार्टी को दिया गया था, फिर से खुलेगा। लगभग 2 करोड़ के आसपास अगर आबादी है तो हॉकर्स कितने होने चाहिए, इसका एक रेशियो तय है, अभी नहीं हुए उतने, लिहाजा फिर से खुलेगा। अप्लाई करिए, ऑनलाइन है, नहीं कर सकते मदद लीजिए और जरूर अप्लाई करिए, दुकान होनी चाहिए। जी हाँ, बलिया में हेमंत यादव 22 साल का लड़का चौराहे पर घेर करके लाठी डंडे से जान से मार डाला, वो बच्चा मर गया, अभी 4 दिन पहले घर है, उसके हत्यारों घर बुलडोजर क्यों नहीं चला? मैं पूछ रहा, बताएं ये लोग भाजपा के लोग कि उसका, और कुलदीप सेंगर की जो बलात्कार पीड़िता है उसके घर को आज जला दिया, और जिंदा बच्ची को, 8 साल की बच्ची को जिंदा घर जला करके झोपड़ी में फेंक दिया, उसका क्या होगा? ये क्या बात करते हैं? उसका जवाब क्यों नहीं? हेमंत यादव को मैं आपसे एक, मार दिया गया। फाजिल भाई, मैं फाजिल साहब मैं आपसे एक सवाल, जी मैं एक मिनट रुको, एक मिनट, हाँ एक मिनट रुकिए भाई, आप हर जनता के जवाब देना शुरू करेंगे क्या? नहीं ना, अभी जब चुनाव लड़िएगा तब दीजिएगा। कहना चाहते हैं, कहाँ से आए हैं पहले बताइए? बिहार में कहाँ से? बांका जिला। बांका जिला क्या जिला है जिसका नाम ही बांका है? मैं गया था जब बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने जा रहा था ना, तो बांका पड़ा, बांका में शो किया, फिर बाबा बैद्यनाथ दर्शन करके आया। जल्दी से बोलो, नाम क्या है? नाम अनु सिंह। अनु सिंह, जल्दी बोलो सवाल। मेरा यही कहना है कि माफिया मरा है, कोई फौजी नहीं मरा है जो कांग्रेस वाले शोक मना रहे हैं। गजब भाई,
कहता माफिया मरा है, कोई फौजी थोड़ी ना मरा है। हाँ, अतीक जी मरा है, कोई फौजी नहीं मरा है जो शोक मना रहे कांग्रेस वाले। अतीक जी बोल मरा, सुन लीजिए। अतीक जी कांग्रेस बीजेपी के प्रदेश इतनी सम्राट चौधरी बोलते हैं। चुपचाप रहो, चुपचाप। फाजिल साहब, एक मिनट चुप, प्लीज, फॉर गॉड सेक, प्लीज फॉर गॉड। सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि अतीक जी। फाजिल साहब, सम्राट चौधरी बोल रहे हैं। हाँ जी, माफिया मारा गया तो तिरंगा झंडा क्यों डाला गया कब्रिस्तान में? मैं एक मिनट चुप रहिए। फाजिल साहब, बड़े एहतराम और आपकी इज्जत के साथ कहता हूं, जितने साल आपको कुर्ता पहनते नहीं हुआ होगा उतने साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं। और दूसरा सवाल सुनिए, दूसरा जवाब लीजिए। फाजिल भाई जवाब लीजिए, फाजिल जी जवाब लीजिए। उसने क्या कहा? अतीक जी कह दिया ना। हमारे यहां जो दुनिया छोड़ के ऊपर हो गया ना, हम लोग उसमें जी और उसका फर्क नहीं देखते। हम तो ये जो जमीन में कुकृत्य किए हुए हैं ना, उसका हिसाब रखते हैं। छोटी राजनीति करोगे तो फंस जाओगे। बड़ा स्केल लाओगे तो फाजिल खान, खड़े होइए। फाजिल, बार मैडम कह रही है कांग्रेस के, ये कांग्रेस के नहीं है। कांग्रेस अतीक के खिलाफ है, अतीक के खिलाफ खड़ी है। आतंकवादी हो या देशद्रोही हो या मैडम इमरान प्रतापगढ़ी के लिए क्या कहेंगे? इमरान प्रतापगढ़ी को तो आप भी गले में बिठाते हो। प्रतीक जी, बात हो रही थी राहुल गांधी जी पर, राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म कर दी, राहुल गांधी जी का बंगला ले लीजिए। आज राहुल गांधी जी ने अपनी अर्जी लगाई थी, उसको भी बहुत जल्दी खारिज कर दी गया। बीजेपी को घबराहट कहाँ की है? कर्नाटक की घबराहट है, क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं, वहां पर समझ गया। मैं जवाब जी, जनाब कहाँ से आना हुआ? मैं नोएडा से हूँ। नोएडा से जी, कुछ बोलना चाहते? रुको, अरे रुको, मोदी जिंदाबाद। मेरा नाम डॉक्टर सचिन शर्मा। भाई बिल्कुल एकदम पगला गए क्या? बिल्कुल एकदम अकल सब खो दिया है, दीवाना हो गए हैं जी। मेरा नाम डॉक्टर सचिन शर्मा सर। मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह से योगी सरकार जिस तरह से अपराधियों और माफियाओं को जिस तरह से खात्मा किया है सर, उस तरह से हर प्रदेश को योगी मॉडल आना चाहिए सर। जिस तरह से योगी सरकार कार्य कर रही है सर, इससे पहले कोई सरकार ना तो कर पाई है, और हर प्रदेश में पूरे देश में इस तरह से योगी मॉडल लागू करके पूरे माफियाओं को, अपराधियों को खात्मा हो जाना चाहिए सर। योगी मॉडल लाना चाहिए और जो माफिया है उसका सफाया होना चाहिए जी। ये बात कहने जी, मैं आया। हाँ बोलो, मोदी जिंदाबाद। मोदी जिंदाबाद। कहाँ से आए हो? हरियाणा से सर। हरियाणा में कहाँ से? मंदगा डिस्ट्रिक्ट अपना। कोई सवाल है? सवाल बिल्कुल है। हाँ, खट्टर जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद और योगी जिंदाबाद। इसके आगे नहीं जी, चले। देखिए, बात यह है कि अभी जो आप बात कर रहे थे कि रिक्रिएशन किया जा रहा है, और सब पूरा रिक्रिएशन प्रशासन का काम है, वो पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है, दैट इज नेसेसरी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन घंटों से जो क्रिकेट मैच की तरह दिखाया जा रहा, अगर पुलिस पहले से मुस्तैद होती। आप करो तो सब अच्छा है, आप करो तो सब अच्छा। देखिए, अरे सुनिए, ये तो इसलिए चलाया जा रहा है कि कहीं से भी एंगल हिंदू मुस्लिम बनना चाहिए। भाई बादल क्या करते हैं आप? बादल क्या करते हैं आप? ब्रजभूषण शरण सिंह इनमें है, इनके पार्टी में है, ब्रजेश सिंह है कि नहीं है पार्टी में, सोनू सिंह है कि नहीं पार्टी में, और खुद मुख्यमंत्री पे कितने मुकदमे थे। इधर आइए। हाँ जी। समाजवादी पार्टी को ये बशोबा नहीं देता। डिटॉल से मुंह साफ करो अपना। मुझे लगता है कि ये देखना जरूरी है कि आज समाजवादी पार्टी को डर क्यों है, क्योंकि इन्हीं के पहले हुए गुंडे योगी जी घर घर में जाकर आज बुलडोजर के साथ जय श्री राम, जय श्री राम। कहाँ से आए हैं आप? रुको, जय श्री राम। कहाँ से आना हुआ? ना जगह तो बताइए, सवाल ना भाई। कहाँ से आए? उत्तराखंड से आए हैं। इतनी बारिश है, बारिश में भी भीगते में आदमी खड़ा है जी। कहाँ से आए हैं? मैं राम प्रजापति कवि हूँ सर। अच्छा, राम प्रजापति हैं, कवि हैं।
भाई बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। कोई बिल्कुल अंदर आओ, अंदर आओ। हाँ जी। चलो। कभी न रोक सके हैं हमको आंधी और तूफान, कभी न रोक सके हैं हमको आंधी और तूफान। योगी जी के लिए सर 2 कविताएं मेरी, 2 लाइन केवल। एक सुनूंगा भाई, बता देता। हाँ अब अभी एक में भी थोड़ा सा। बिल्कुल सर। जब जब कोई शत्रु हमारा हमसे भिड़ने आया, जब जब कोई शत्रु हमारा हमसे भिड़ने आया, पाक चीन जैसे दुष्टों को हमने खूब छकाया, टकरा कर हो गए चूर सौ भागे लेकर जान, टकरा कर हो गए चूर सौ भागे लेकर जान, कभी न रोक सके हैं हमको आंधी और तूफान। क्या कवि की ये ताकत होती है। हेलो भाई प्रजापति जी, कवि की ये ताकत होती कि तूफान को भी रोक देता है, आंधी पानी को थाम सकता है। प्रजापति जी आपका मैं अभिवादन करता हूं और ऐसे ही आ जाया करिए, जैसे ही तूफान आए उससे पहले आ जाए। कवि को पहले आना चाहिए, तूफान से पहले, और तूफान को थाम देना चाहिए। और भी कुछ कविता विता लिखते हो? यहाँ आ गया मेरे पास सर 1000 कविताएं। अरे बाप रे 1000 कविता नहीं सुन पाएंगे। 2 लाइन सुनाओ जल्दी से सुनाओ। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार। तो भैया आप सभी के लिए है, आप सब हमारे ही हैं। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। एक और पॉजिटिव वे में मेरी 2 लाइन है सर। हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे, राष्ट्रीयता का भाव भरते जा रहे, हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे, राष्ट्रीयता का भाव भरते जा रहे। भारत माता की, भारत। बहुत अच्छी बात जी। समाजवादी, इसके बाद तुरंत समाजवादी पार्टी की बात आना चाहिए। चमन में, हाँ। चमन में, कहाँ चमन में चले गए आप? बहुत सुना रहे हैं। चमन में कहाँ सीधे आइए उसी रामचरितमानस तो कहाँ चमन में फंसे हैं? अच्छा, अच्छी बात बता रहे हैं। बोलिए चमन में, बोलिए चमन में। इख्तिलात ए रंग और बू, चमन में इख्तिलात ए रंग और आगे पूरा बात कहिए। चमन में इख्तिलात ए रंग और बू, हाँ मतलब पूरा चमन है वो एक गुलदस्ता है। अरे कवि को समझाना पड़ जाए तो कविता कमजोर है। नहीं बीजेपी वाले ना समझ पाए, फिर ये कविता कहना बेकार। बहरहाल मैं तमाम सारी बातचीत के मुद्दे की बात इसलिए जरूरी है कि तमाम सारे लोग आते हैं यहाँ पर बात कहने के लिए अपनी, और वो बात आज तो बादल भी सुना रहा है अपनी पूरी कहानी, और मुझे लगता पता नहीं इस बार गेहूं मिलेगा पूरा कि नहीं मिलेगा। जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? मैं हरियाणा गुड़गांव से हूँ। जी मैं कहना चाहता हूँ हरियाणा में डबल इंजन की जो सरकार चल रही है वो विफल है बिल्कुल ही। सुनने दो भाई। हाँ जी, विफल है, बिल्कुल ही विफल है सरकार हरियाणा में। हाँ, गुड़गांव के अंदर लूटपाट का माहौल बना हुआ है। लगातार लोगों की आपस में रंजिश के कारण कोई कानून व्यवस्था उन पर नहीं, उनकी व्यवस्था ठीक नहीं है। दूसरा, वहां पर नगर निगम ने इतना जो कि लूटपाट मचाई हुई है, वहां पे पंचायती जमीनों को, गांव की जमीनों का अधिग्रहण करके वहां पे जो उन पंचायतों में पैसा था उसको लूट करके खाने लग रहे हैं वो लोग। वो बीजेपी और जेजेपी दोनों की ही मिली हुई डबल इंजन की सरकार ना कि बच्चों पर ध्यान दे रही है। बच्चों में जबरदस्ती संस्कृत पढ़ाई जा रही है। बच्चों को संस्कृत नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, पढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन बच्चों का फैसला होना चाहिए। बच्चा जो भी चाहे वो अपना सब्जेक्ट चूज कर सकता है, लेकिन बच्चों के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। संस्कृत अच्छी चीज है, लेकिन इतिहास। एक मिनट भाई, हेलो, सुन ले पांडे जी, सुन ले। मैं आया। अरे कोई बात नहीं। अरे ना, आप उर्दू पढ़ाना चाहते हो हम उर्दू भी पढ़ लेंगे। हाँ पढ़ लेंगे हम तो। ये तो मेरी जबान साफ होगी। मैं लखनऊ का रहने वाला, लखनऊ का बाशिंदा। अरे सुनिए, मैं लखनऊ का बाशिंदा हूँ और मैं नफीस उर्दू बोल भी सकता हूँ, समझ भी सकता हूँ, लिख नहीं सकता बस। फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं संस्कृत के बारे में एक बात कहता हूँ, अगर मुझे संस्कृत नहीं आती थोड़ी बहुत, तो मेरा जो तलफ्फुज़ है, तलफ्फुज़ तो आप समझ गए होंगे, वो इतना साफ नहीं होता।
संस्कृत की वजह से मेरा तलफ़्फ़ुज़ साफ है। जी, इन साथी ने जो बात जाके पता करना इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ। जी जी, मैं इस बात को करेक्ट कर दूं, विश्व के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई और अरे आप अपने मुद्दे पे आइए। हाँ, बात पे ही आ रहा हूँ। तो फिर हिंदू मुसलमान हो जाएगा। अरे हिंदू मुसलमान नहीं, जो उस बात पे मैं बात कर रहा हूँ। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो स्पीकिंग कंप्यूटर भी उसको एक्सेप्ट करता है। अब बात देखिए, रुदानी गैंग के लोगों का कुछ हो नहीं सकता। जो रुदानी गैंग के लोग, अरे ये सब लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं। अरे आपका वो पानी की टंकी हुई कि नहीं? नहीं हुई भैया। विधायक जी से कह दो अपना ही गांव मत देखे, पूरी विधानसभा देखे। कौन सा गांव? भीतरी गांव है। जिला रायबरेली। और गांव कौन? भीतरी गांव, पोस्ट महारानीगंज। पोस्ट महारानीगंज। अच्छा, कौन विधायक किसके हैं पार्टी के? सपा का विधायक है। अरे सपा के विधायक हैं, ऐसे कहिए। देखिए विधायक है ना, सम्मान जी, बहुत सम्मानीय पोस्ट है और बहुत मुश्किल से मिलती है और कितने हाथ पैर जोड़ने के बाद मिलती है, और जब मिल जाती है तो फिर फूलने का समय भी कितना अच्छा होता है। बाजी तुम हंसा मत करो, क्योंकि तुम जब हंसते हो तो मुझे पकड़ में आ जाता। जी, तो गांव कौन सा है? भीतरी गांव है। अच्छा, थाना कौन सा है? खीरो लगता है। खीरो? थाना खीरो है। हाँ। तो पानी की टंकी बन जाए। पानी की टंकी बन जाए, अगल वाली भी खराब। 3 साल से नहीं बनी है जी, से टूटी पड़ी है। पानी कैसे पियेंगे मालूम नहीं। चुल्लू भर वैसे काफी होता है। जी नमस्कार सर, मैं नोएडा से हूँ, संजीव शर्मा। सर उन्होंने बात करी संस्कृत के लिए। सर अरे छोड़ दो, संस्कृत के बारे में बोल तो दिया मैंने। सर एक बात कहनी सर, एसटीजी में जो गोल नंबर 4 है, एजुकेशन की क्वालिटी को डेवलप करना। एजुकेशन सर एक ऐसी चीज है जो किसी भी देश को मजबूत बनाती है। वरना सर जापान देख लीजिए आप, जर्मनी देख लीजिए, वहाँ पे इतने हंगामे हुए, मतलब वहाँ ब्लास्ट भी हुए, फिर भी आज उनकी एक अच्छी खासी इकोनॉमी है, क्योंकि वहाँ एजुकेशन अच्छी है। मानो बम ब्लास्ट, भारत फिर भी तब्दील हो जाएगा। मतलब भारत में कोई प्रॉब्लम होती है, अगर एजुकेशन नहीं है तो भारत बेकार है सर। अगर संस्कृत सिखा रहे हैं तो अच्छी चीज है सर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। कहीं से भी कोई ज्ञान मिले भाषा का, तो भाषा के बारे में तो ये है कि कहीं से कोई भाषा आए उसका स्वागत करना चाहिए। अगर मैं, हाँ जी, अधूरा रहेगा, आपका हमेशा अधूरा रहेगा। जी कौन? जी सर, मेरा कहने का मतलब है, अरे भाई चुप रहिए। अरे क्या बात है भाई, चुप रहिए ना। जी, प्रतीक जी, घबराहट की पहचान होती है। मेरी बहन बीजेपी से, घबराहट इनको दिख रही है। अरे भाई क्या दिक्कत है तुमको क्या? अगर तुम समझदार हो, संस्कृत के पक्षधर हो, तो चुप रहोगे शांति से। और आप फारसी और सारी चीजों के जानकार हैं, बहुत बड़े आलिम हैं आप, और जो जितना बड़ा आलिम होता है चुप रहता है। जी आइए। हाँ जी, आप आलिम हैं? आलिम? हाँ आलिम। अरे आप बहुत बड़े जानकार हैं, हुजूर आली, बात बोलिए। जी प्रतीक जी, मेरी बहन बीजेपी प्रवक्ता है, बहुत घबराहट में है, क्योंकि राहुल गांधी जी की घबराहट इनके पास से नहीं जा रही। उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के, वो कितना बड़ा आरोप देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर लगा, उस पर बात नहीं करेंगे। अडानी जी पे बात, ओबीसी पे राहुल गांधी जी कुछ नहीं बोले। ये आप कह रहे हो ओबीसी के बारे में, राहुल गांधी जी ने ओबीसी के बारे में कुछ नहीं बोला। अरे राज्यपाल की बात करिए ना, अडानी की बात करिए। अडानी की बात नहीं करेंगे, राज्यपाल जी की बात नहीं करेंगे। राहुल गांधी जी की घबराहट ये है, कर्नाटका के अंदर इलेक्शन है, किसी तरीके राहुल गांधी जी को रोका जाए। 23 मार्च को कन्विक्शन की बात सामने आई, इनसे पूछे तक क्या कर रहे थे? सो रहे थे? क्यों नहीं गए कोर्ट? क्यों नहीं गए? बात करते हैं, ये बात कन्विक्शन की बात करते हैं, कोर्ट चले जाते हैं। अरे कांग्रेसी उनसे छुटकारा पाना चाहता था। कांग्रेस हम जेल जाएंगे। कह रहे हैं हम जेल जाएंगे। भाई जेल जाना तो जाओ, अब जो कोई जेल जाने के लिए कह रहा तो नहीं, जेल जाने के लिए बैठे तो क्या करेंगे बताइए। मैं आ रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आता, ये कहते हैं हम जेल जाएंगे, कभी ये कहते हैं महात्मा गांधी है। गांधी परिवार से इनका कोई ताल्लुक है नहीं, और जाते वैसे महात्मा गांधी के बारे में अब शब्द की बात करते हैं, और अचानक से इन्हें याद। नमस्ते, माफी चाहता हूँ, मैं आप बोलने नहीं, आप पूछने नहीं। कहाँ जाना हुआ साहब? दिल्ली से गए। दिल्ली से? क्या नाम है? प्रेम। अच्छा, आपको तो वीडियो बनाना था, बना लीजिए। प्रेम जी आइए। जी हाँ सर, मैं ये आपस में जितने भी लड़ रहे हैं, ये कभी रिचार्ज पे लड़े हैं। ये जो रिचार्ज है 50 रुपये का हुआ करता था, आज 180 का होता है। 180 का हो गया? जी, मैं वो भी 28 दिनों का। इन पे कभी नहीं लड़ते ये लोग। नहीं लड़ते ना? अरे वो पानी की टंकी पे नहीं लड़ते ये। हम तो कह रहे हैं पानी की टंकी बन जाए उस गाँव में, 2.5-3 साल से टूटी है पानी।